कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम सभी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, जैसे बिजनेस की प्लानिंग, प्रोडक्ट की जानकारी, रॉ मटेरियल का सोर्स, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और ग्रोथ के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। इन सब पॉइंट्स में क्या कुछ ऐसा है जो इंक्लूडेड नहीं है? जी बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट जो अक्सर पीछे रह जाता है वो है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टडी। सरल शब्दों में कहें तो बिजनेस बुक कीपिंग। इसमें शामिल है बैलेंस शीट मेंटेनेंस, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लोज मैनेजमेंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो अपने बिजनेस के हर पहलू पर नजर रखे, टिप टू टो। तो अगर आपका प्लान भी अपने बिजनेस के फाइनेंशियल एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करके बिजनेस ग्रोथ का इंक्रीमेंट रेशियो बढ़ाना है, तो बिजनेस पाठशाला का बिजनेस इन बुक सेगमेंट आपके लिए परफेक्ट मैच है। यह आपके लिए अवेलेबल होगा एवरी मंथ सेकंड एंड फोर्थ ट्यूसडेज को दोपहर 3 बजे से सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस पाठशाला पर। साथ ही अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं Zoom सेशन के माध्यम से, जिसका लिंक आपके लिए चैट बॉक्स पर अवेलेबल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर श्री मोहित बडानी जी इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और रेवेन्यू अश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री मोहित बडानी जी के पास बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और गवर्नमेंट ऑडिट्स का वृहद अनुभव है। लखनऊ क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके श्री मोहित बडानी जी डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरटेल यूपी सर्कल रीजनल ऑफिस और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध श्री मोहित बडानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मोहित बडानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन कॉस्ट लेसनिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैसे हम अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके, यानी कि जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उसको मैनेज करके कैसे हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। क्या इम्पोर्टेंस होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस में वो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड होती है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। जो बिजनेस के डे टू डे फंक्शंस होते हैं उसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसमैन, वो होती है वर्किंग कैपिटल। यानी कि जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं बिजनेस में, जैसे कि रेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो सकती है, तो ये जो हमारे खर्चे होते हैं, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो विद इन 1 ईयर बिजनेसेस को फुलफिल करने हैं, उसे हम कहते हैं करेंट लायबिलिटीज़। और इस सबके मैनेजमेंट को कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ करेंट एसेट एंड current liability. Working capital typically means the firm holding of current asset on short term assets such as cash, receivable, inventory and marketable securities. यानी कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उसमें हमारे जो करंट एसेट्स आते हैं वो होते हैं जैसे कि इन्वेंट्री, हमारी कैश, डेटर्स, ये सारा हमारा करंट एसेट्स में आता है। और जो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं उसको हम जब करंट एसेट्स से, करंट लायबिलिटीज से माइनस करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल आती है कि बिजनेस में हम क्या वर्किंग कैपिटल यूज कर रहे हैं। एक बार देखते हैं। वर्किंग कैपिटल टिपिकली मींस द फर्म होल्डिंग ऑफ करंट एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स जो कि कन्वर्टेबल इनटू कैश है विद इन 1 ईयर। These items are also referred to as circulating capital. वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं।
corporate executives devote a considerable amount of attention to the management of working capital. Definition of working capital एक बार देखते हैं. Working capital refers to that part of the firm's capital which is required for financing short-term or current assets such as marketable securities, debtors and inventories. Funds thus invested in a current assets keep revolving fast and are constantly converted into cash, and this cash flow out again in exchange for other current assets. यानी कि जो फंड्स बिजनेस के शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि डेटर्स हो सकता है हमारा, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हम डेटर्स कहते हैं, देन हमारा बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, ये सारा हम फंड्स इसमें इन्वेस्टेड रखते हैं. फिर फर्दर ये हम से इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल सेल करते हैं, डेटर से कैश रिसीव करते हैं, तो ये कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब नियर फ्यूचर में ये कैश में कन्वर्ट होंगे, किसी और फॉर्म ऑफ एसेट्स में ये कन्वर्ट होंगे और उन्हीं फंड से हम सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे. यही होता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग, सर्कुलेटिंग और शॉर्ट टर्म कैपिटल. हम वर्किंग कैपिटल को रिवॉल्विंग इसीलिए क्योंकि ये कन्वर्ट होता रहता है एक दूसरे फॉर्म में. लेट से इन्वेंट्री बेची तो कैश में कन्वर्ट हुआ, बैंक में कन्वर्ट हुआ, बैंक से मैंने सप्लायर को पेमेंट किया तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया. तो ये रिवॉल्विंग पैसा जो है रिवॉल्व होता रहता है, कभी किस फॉर्म में होता है, कभी किसी फॉर्म में होता है. और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कहते हैं. शॉर्ट टर्म फंड से ये फाइनेंस होता है. करेंट एसेट्स क्या होता है? करेंट एसेट्स माने वो एसेट्स जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमें हम कन्वर्ट करेंगे विद इन 1 ईयर हमें रियलाइज होंगे, वो होता है करंट एसेट्स. हम कैश हमारा करंट एसेट है, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये सब हमारे करंट एसेट्स है जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है विद इन 1 ईयर ऑफ स्पेन. ठीक है ना, तो ये होता है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी और विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश within 1 year without undergoing a diminution in the value without disrupting the operations of the firm. इसमें examples cash, marketable securities, account receivable and inventory. यानी कि investments in inventory जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में फिनिश गुड्स बनाते हैं, देन रिसीवेबल्स और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये हमारे होते हैं करंट एसेट्स. और साथ ही साथ देखते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है. करंट लायबिलिटीज हमारा ऑब्लिगेशन टू पे विद इन 1 ईयर, यानी कि जो अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू है, मे बी इट इन द फॉर्म ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स हो सकता है, हमारा कैश क्रेडिट लोन हो सकता है, कोई हमारी करंट लायबिलिटी अदर पेबल्स हो सकते हैं, कोई भी जो पेमेंट है जो विद इन 1 ईयर होनी है बिजनेस में, उससे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज आर दोज विच आर इंटेंडेड एट देयर इंसेप्शन टू बी पेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन अ ईयर आउट ऑफ दोज करंट एसेट्स और द अर्निंग्स ऑफ द कंसर्न. इसके एग्जाम्पल्स हैं अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और कोई अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हमारी करंट लायबिलिटीज होती है. तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो हम करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं वो उन्हीं करंट एसेट्स में से पे ऑफ करते हैं. जो मेरा नेट होता है वो नेट वर्किंग कैपिटल हम उसे कहते हैं. नेक्स्ट हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब जो वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज है उसको हमें क्यों बहुत अच्छे से मैनेज करना है. इसका मेन मकसद यही है कि एक तो कॉस्ट रिडक्शन हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. अगर आपका इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होगा, वर्किंग कैपिटल आपके पास सफिशिएंट नहीं है, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हैं, करंट एसेट्स आपके कम हैं, तो आपके जो ऑब्लिगेशंस होंगे, जो आपको सन्डी क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उनको पेमेंट करना है, तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, इससे आपकी गुडविल लूज होगी. और इन केस आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो एक्सेसिव है, रिडंडेंट, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, यानी कि करंट एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, मतलब अननेसेसरी मेरे पास ज़्यादा इन्वेंट्री हो सकती है जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ेगा. हमारे पास आइडल फंड्स हो सकते हैं,
कैश ज़्यादा हो सकता है, जिससे हम कुछ कमा नहीं रहे, कैश तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा, तो हमें उसको फर्दर किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके उसमें से अपना ROI बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं परफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग योर करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज़ इन सच अ वे जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और आपका जो ऐसी सिचुएशन ना बने जो इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो या एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल हो। आपको एक बैलेंसिंग लेके चलना है कि वर्किंग कैपिटल आपकी बैलेंस रहे, ना कि बहुत ज़्यादा हो ना कि बहुत कम हो। एक बार देखते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन अटेम्प्टिंग टू मैनेज द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया, working capital management is concerned with the problem that arise in attempting to manage the current asset and current liabilities and the interrelation that exists between them. Working capital management is managing the capital of entity to finance its day-to-day operational activities. जो working capital है, हम कैसे अपने day-to-day expenses को manage करेंगे, इसका management है। कहाँ से funds आएंगे, हमारे कब हमें अपने अकाउंट्स पेबल को पेमेंट करना है, कब हमें डेटर्स को बिलिंग करके मतलब डेटर से पैसा रिसीव करना है, कब क्या मेरी बिलिंग स्ट्रेटेजी होगी। मतलब एक तरह से जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ उसको मैनेज करना ताकि आपका एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मैनेज हो। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल हम उसे भी कहते हैं, जो होता है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस current liabilities. An asset or liability is considered current when it is payable or receivable within an operating cycle. Operating cycle यानी बिजनेस का वो टाइम ड्यूरेशन जो स्टार्ट होता है, अगर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न समझे, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके कन्वर्जन ऑफ सेल और देन कन्वर्जन इनटू कैश, तो वो पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है बिजनेस का, उससे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि वो एसेट कंसिडर होता है जो आपको रिसीव होना होता है विद इन 1 ईयर ऑफ स्पैन में, मतलब विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज हाउ द एंटिटी ऑप्टिमाइजेस its receivable and payables in the best possible manner to yield the best financial result। मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि हमने डिस्कस किया इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज टू मैक्सिमाइज द financial result, to yield the best financial results. There should be a good balance between how many current assets an entity has and the number of current liability it owes। यानी कि आप current asset and current liabilities को किस तरीके से मैनेज करेंगे। This is working capital management. Working capital management requires monitoring of a company assets and liabilities to maintain sufficient cash flow to meet its short-term operating cost and short-term debt obligations। यानी कि आप एडिक्वेट कैश मेंटेन करिए ताकि जो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं वो आप फुलफिल कर पाओ, मीट कर पाओ। यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो सकती है, रेंट हो सकता है, हमारा लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, तो उनको हम पे कर पाएँ। इस तरीके से हमें अपनी कैपिटल, ताकि हमारी मार्केट में गुडविल भी बनी रहे। तो सबसे मेन की एट्रीब्यूट है कि आप इतना वर्किंग कैपिटल मैनेज करिए, मेंटेन करिए कि आप अपने जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं जिससे बिजनेस का फ्लो ना रोके, बिजनेस की एक्टिविटीज़ ना रोके, वो मेंटेन रहे। तो इतना वर्किंग कैपिटल आप मेंटेन रखिए। मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, इन्वेंट्री एंड कैश। अगर मोटा मोटा आप समझो तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का मतलब है आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन कर लो, अकाउंट्स पेबल को मेंटेन कर लो, इन्वेंट्री को एंड कैश को। बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री एंड कैश। लोन भी हो सकता है। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग वेरियस रेशियोज इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल रेशियो, द कलेक्शन रेशियो एंड द इन्वेंट्री रेशियो। यानी कि जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं
तो हमें तरह तरह के रेशियोज़ निकालने पड़ते हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ होता है, कलेक्शन रेशियोज़ होता है। कलेक्शन रेशियोज़ यानी कि आपका जो डेटर्स जैसे कन्वर्जन, जो इन्वेंट्री है वो कितने टाइम में आपकी कन्वर्ट हो रही है वो सेल में, और सेल जो डेटर्स क्रिएट हो रहा है वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है कैश में। तो ये सब रेशियोज़ निकालते हैं। तो जो जितना बेहतर रेशियो वो उतना वर्किंग कैपिटल उतना इफेक्टिवली मैनेज होगा। देन इन्वेंट्री रेशियो यानी कि कितने टाइम में आप अपना इन्वेंट्री कन्वर्ट करते हैं अपने सेल ऑफ गुड्स में और फिर फर्दर इनटू कैश। तो अलग अलग रेशियोज निकालते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को करने के लिए। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव अ कंपनीज कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड अर्निंग्स क्वालिटी बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली है, फंड्स जो रहते हैं वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, तो आपको उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करना है जिससे आप बेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स अचीव कर पाओ। Working capital management strategies may not materialize due to market fluctuations or may sacrifice long-term success for short-term benefits. अब देखते हैं कि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल के मेनली दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स के तरीके से वर्किंग कैपिटल को निकाला कंप्यूट किया जा सकता है। एक होता है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में ये होता है, इसमें फर्दर दो सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक होता है आपको ग्रॉस करेंट एसेट्स में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरा आपकी नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, यानी कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि आप कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना फंड चाहिए वर्क ड्यूरिंग द ईयर आपको मेंटेन करना है करेंट एसेट्स में, और दूसरा जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बताता है कि कितना वर्किंग कैपिटल है कि हमारे जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो हम मीट आउट कर पाएंगे। एक बार देखते हैं बैलेंस शीट कंसेप्ट। देयर आर टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अंडर द बैलेंस शीट कंसेप्ट, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, यानी कि CA इज मोर देन करेंट लायबिलिटीज। तो पहला कॉन्सेप्ट है एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन टोटल करेंट एसेट, जितना आप आपके डेटर्स में, इन्वेंट्री में थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि फर्म्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है यानी कि वो करंट एसेट्स में टोटल जितना हमारा फंड्स इन्वेस्टेड है वो होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि रिफर्स टू फर्म्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो एसेट्स जो कंपनी ओन करती है और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। और वेयर इज नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है और नेगेटिव कैश वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है। पॉजिटिव यानी मेरे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है, और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल यानी कि मेरे पास करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, करंट एसेट्स कम है, यानी कि हम अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास करंट लायबिलिटीज हमारी ज़्यादा है, उतने मेरे पास वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स नहीं है। तो नेट वर्किंग कैपिटल refers to the difference between the current asset and the current liabilities. Current liabilities यानी are those claims of which outsider are expected to mature for payment within an accounting year and includes creditors, account payables, bills payable and outstanding expenses. NWC यानी net working capital can be positive or negative. Positive net working capital is CA is more than CL and negative net working capital is CA is less than current liabilities. जो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो फोकस करता है कि हमारा थ्रू आउट द ईयर हमें करंट एसेट में कितना इन्वेस्टेड रखना है और किस तरीके से हम उसको फाइनेंस करेंगे। वेयर इज जो NWC नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पे और क्या हमारा मिक्स होना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, उसको फाइनेंस करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा स्टार्ट होता है प्रिक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर देखें तो प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके
जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, देन इन्वेंट्री में कन्वर्ट होके इन्वेंट्री में कन्वर्ट होके वो सेल होता है और फिर डेटर्स क्रिएट होते हैं और फिर कैश रिसीव होता है। यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक की प्रोसेस जो हमारा प्रिक्योर टू पे से ऑर्डर टू कैश प्रोसेस तक लेके, कि हमारा कब हमें कितना प्रिक्योर करना है, फिर उससे कैश हम पेमेंट करेंगे, देन प्रोडक्शन में जाएगा, कुछ टाइम वहाँ होल्ड रहेगा, फिर इन्वेंट्री में होगा, फिर इन्वेंट्री कुछ टाइम होल्ड रहेगी, फिर डिमांड होगी तो बिकेगा, देन डेटर्स बनेगा, डेटर्स के बाद कैश रिसीव होगा। तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन को ही ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो देखते हैं एक बार ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स after the conversion of resources into inventory into cash. The operating cycle of a manufacturing company involves 3 phases. जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, सबसे पहले हमारी आएगी प्रिक्योर टू पे प्रोसेस, यानी कि हमारा परचेज प्रोसेस, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल प्रिक्योर होगा, लेबर की पेमेंट्स होंगी, पावर फ्यूल जो मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, प्रिक्योर टू पे जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे प्रोडक्ट की, ठीक। देन उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद कन्वर्जन इनटू इन्वेंट्री यानी कि फिनिश गुड्स, देन ऑर्डर टू पे प्रोसेस यानी फिनिश गुड्स बेचेंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट आइदर ऑन कैश और क्रेडिट, देन डेटर्स क्रिएट होगा, देन डेटर्स से हमारा कैश कन्वर्जन। ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब थ्रू आउट द फेसेस जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्रॉम प्रिक्योरमेंट से लेके ऑर्डर से लेके कैश कन्वर्जन, डेटर्स कन्वर्जन, उसे हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। एक बार डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू गेंस्टेनबर्ग, जिन्होंने सर्कुलेटिंग कैपिटल पे या वर्किंग कैपिटल पे डेफिनेशन दी है अपनी। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स द करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट आर चेंज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एज फॉर एग्जांपल फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज टू रिसीवेबल। मतलब अलग अलग फॉर्म में हमारा एसेट कन्वर्ट होता रहता है। कैश से हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, इन्वेंट्री से हम रिसीवेबल, इन्वेंट्री बेचते हैं तो रिसीवेबल होते हैं, देन रिसीवेबल इनटू पे, ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड से, कि रॉ मटेरियल हमारा प्रोडक्शन में जाएगा, देन वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, देन रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। यानी कि आप ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल को ये भी बोल सकते हैं, अगर इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में समझा जाए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कन्वर्जन पीरियड होता है, प्लस वर्किंग कैपिटल का कन्वर्जन पीरियड, देन फिनिश गुड्स का प्लस कन्वर्जन पीरियड, प्लस रिसीवेबल का कन्वर्जन पीरियड इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। यानी कि जो पीरियड होता है ऑपरेटिंग साइकिल का, उसे हम ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड या नेट वर्किंग कैपिटल को कैसे निकाल सकते हैं, इन चारों को प्लस करके हम माइनस कर सकते हैं जो हमें क्रेडिटर से टाइम पीरियड मिलता है पेमेंट के लिए, जो रॉ मटेरियल हम प्रिक्योर कर रहे हैं, जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं हम आउटसाइडर को करंट लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में, तो उसमें हमें जितना टाइम मिल जाता है वो हम उसमें से लेस कर देते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाती है, जो हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है परचेज से रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, देन प्रोडक्शन, फिर फिनिश गुड्स, फिर कस्टमर को इनवॉइस करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल होगा, कलेक्शन। एक डायग्राम के फॉर्म में आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे बताया गया है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस की। एक नॉर्मल बिजनेस में ये सारी प्रोसेस तो होती हैं कि वर्किंग आपके परचेजेस से रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, देन प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स, कस्टमर्स को इनवॉइस होता है, देन अकाउंट रिसीवेबल्स एंड कलेक्शन। ये पूरा प्रोसेस होता है वर्किंग कैपिटल, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। ये भी एक डायग्राम के फॉर्म में, जैसे परचेज हमने इन्वेंट्री की, फिर पे फॉर इन्वेंट्री, देन इन्वेंट्री कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट, अगर कोई हमें टाइम मिल रहा है इसके लिए पेमेंट के लिए तो वो माइनस, देन फिर सेल प्रोडक्ट,
देन कलेक्ट कैश, अगर रिसीवेबल है तो उसका थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इस पूरे पीरियड जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे, ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। तो इस पीरियड में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हम परचेज़ करते हैं, और हमारे पास इन्वेंट्री में ब्लॉक रहता है जब तक हमारा फिनिश गुड्स है हमारे पास कैश नहीं होगा। तो इस पीरियड में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी इन्वेंट्री में, डेटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें अपने सप्लायर्स को एट द सेम टाइम पेमेंट करनी है। तो हमें इन फंड्स की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए और नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रन करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे वर्किंग कैपिटल साइकिल का समझते हैं। मेकर लिमिटेड मेक्स गार्डन फर्नीचर फ्रॉम टिम्बर रॉ मटेरियल्स एंड सेल्स द फिनिश गुड्स टू रिटेल आउटलेट्स। मेकर लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चरर हैं फर्नीचर के। सबसे पहले ये अपना फर्नीचर का रॉ मटेरियल लेते हैं जो ट्रेड पेबल, मतलब जो क्रेडिट पे लेते हैं। क्रेडिट में इनको 52 डेज मिलता है। रिटेलर्स हु बाय द फर्नीचर देन पे ऑन एन एवरेज आफ्टर 52 डेज। ऑन एन एवरेज मेकर लिमिटेड होल्ड्स द टिम्बर फॉर 18 डेज बिफोर इट्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। जब आप रॉ मटेरियल लाएंगे तो कुछ टाइम वो फैक्ट्री आउटलेट पे रखा होगा, सीधे प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे 18 डेज़ का। जो मेकर लिमिटेड है जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं टिम्बर का, वो 18 दिन जब प्रोडक्शन में जाने से पहले 18 दिन वो होल्ड करते हैं उस रॉ मटेरियल को। यानी कि फ्लो चलता रहता है, रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन में जाएगा। तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में कुछ रॉ मटेरियल होता है, तो एक जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो 18 दिन के लिए मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में रखा रहता है, वो प्रोडक्शन के लिए नहीं जाता है 18 दिन के लिए। देन अगर जो प्रोडक्शन में चला जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में जो टिम्बर जो उस पर थोड़ा काम हो गया होता है तो वो 11 दिन के लिए होता है। यानी कि आप ट्रेड पेबल को जो पेमेंट के लिए टाइम ले रहे हो वो 52 दिन, मतलब आपको माइनस में होगा, मतलब आपको 52 डेज मिल रहा है कि आपको 52 डेज उनका पेमेंट नहीं करना है। देन आप रॉ मटेरियल को कितना होल्ड कर रहे हो? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 18 days. Then work in progress holding material is 11 days. Work in progress holding material के बाद हमारा आएगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड जो कि है हमारा 28 डेज का। देन जब हम फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड मतलब 28 दिन तक आपको, जब आप प्रोडक्शन कर लेते हो तो 28 दिन तक आपका वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री रहता है। तुरंत तो आपका बन के बिक नहीं जाता है, जब तक आप रिटेल आउटलेट तक पहुंचाओगे और वहां से बिकेगा। तो ऑन एन एवरेज 28 दिन में आपका स्टॉक बिकता है। तो वो होता है फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। देन रिसीवेबल, फिर हम क्रेडिट पे बेचते हैं तो डेटर्स को भी टाइम देते हैं 52 डेज का कि आप अपनी पेमेंट 52 डेज में कर दीजिए। तो ये होता है डेटर्स का होल्डिंग पीरियड। ये सारा अलग अलग टाइम पीरियड है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना। जैसे रॉ मटेरियल में हमें 18 डेज होल्ड करना होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में 11 दिन, फिनिश गुड्स में 28 दिन, डेटर्स में 52 दिन एंड ट्रेड पेबल में 52 दिन। This means Maker Limited will be out of pocket for an average of 64 days between paying its supplier, producing and shipping the product and receiving cash into the bank account from customer। जैसा कि रॉ मटेरियल के लिए 18 दिन, ट्रेड पेबल के लिए 45 दिन, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए होल्डिंग पीरियड 11 दिन, फिनिश गुड्स के लिए 28 दिन, ट्रेड रिसीवेबल के जो डेज हैं वो 52 डेज। तो नेट जो वर्किंग कैपिटल डेज आ रहा है वो आ रहा है 64 डेज। यानी कि जो अलग अलग टाइम पीरियड है वर्किंग कैप, जो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है वो 18 डेज है। देन हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का 11 दिन है जो हमें होल्ड करके रखना, मतलब इसमें फंड्स इन्वेस्टेड रहेंगे इसमें 18 दिन के लिए। ये हमारा ट्रेड पेबल है, ये मुझे बेनिफिट मिलेगा कि हम बाद में भी पे कर सकते हैं, जो कि 45 डेज है। 11 दिन वर्किंग प्रोग्रेस के फॉर्म में हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा, 28 डेज इन्वेंट्री के फॉर्म में, देन 52 डेज जो ट्रेड रिसीवेबल हमें रिसीव होगा।
तो 64 डेज ऐसे दिन रहेंगे जिसमें हमारा वर्किंग कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा और हमारा फिर उसके बाद ही कैश में कन्वर्ट ऑन एन एवरेज ही 64 डेज रहेगा आफ्टर कंसीडरिंग द ट्रेड पेबल जो हमें क्रेडिट मिल रहा है सप्लायर से अपने. However, if Maker Limited was to able to extend the payable days, it would have a shorter working capital cycle and therefore better cash flow. One way to do this would be the negotiate credit terms with its supplier. यानी कि जैसे ट्रेड पेबल हमें 45 डेज का मिला तो यहाँ पे हम अपने सप्लायर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारा क्रेडिट जैसा कि हमारा 64 डेज पे कन्वर्ट होगा कैश में, तो हम सप्लायर से कह सकते हैं हमें 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया जाए, तो आपकी शॉर्टर क्रेडिट साइकिल वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगी जिसमें आपका फंड्स कम टाइम तक का इन्वेस्टेड रहेगा, तो आपको उससे बेनिफिट होगा. यानी कि जो ब्लॉक रहेगी आपकी वर्किंग कैपिटल वो कम डेज के लिए रहेगी. आपका शॉर्टर वर्किंग साइकिल जो होगा आपके लिए वो बेटर है, जो शॉर्टर वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी आपके लिए. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कितने तरह के हमारे पास वर्किंग कैपिटल होती है. जैसा कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है हमारे पास और नेट वर्किंग कैपिटल, और टाइम के बेसिस पे हमारे पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी होती है और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी फर्दर डिवाइड करें रेगुलर वर्किंग कैपिटल और रिजर्व वर्किंग कैपिटल. जो रेगुलरली यूज होती है, रिजर्व माने जो हम आपको सेव करके रखते हैं कभी कंटिजेंसी में काम आएगी. देन टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल यानी जो कभी कभी आपको काम आती है, जो वेरिएबल होती है. सीजनल वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है और स्पेशल तरह की वर्किंग कैपिटल. ये क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स होता है. फॉर एग्जांपल कैश जो एक साल होता है, तो यो टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स. यानी नेट वर्किंग कैपिटल यानी डिफरेंस ऑफ सी ए माइनस सी एल. कितना मतलब आपको लेट्स से इन्वेंट्री में आपका कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है, डेटर्स में इन्वेस्टेड है, लेस आपका जो ट्रेड पेबल है वो लेस हो जाएगा, तो वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा. यानी कि आप करंट एसेट में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो पर आपको ट्रेड पेबल से भी कुछ पीरियड मिल रहा है, आपको कुछ एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल रहा है, वो माइनस होगा तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. अगर पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल है तो उसका मतलब है आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है वो ईजिली रीपे कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग आपके पास करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज़ कम है. और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि हम अपने शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है, पेबल्स जो हमारे लोन्स हैं शॉर्ट टर्म, वो भी हम टाइमली पे नहीं कर सकते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. उसमें क्या होता है कि आपका जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि थ्रू आउट द ईयर आपको इन्वेंट्री में इतना तो हमेशा मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, जो मिनिमम स्टॉकिंग लेवल होगा. डेटर्स आपका चाहो भी तो ज़ीरो नहीं कर सकते हो, कहीं हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेंगे, तो वो होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल. यानी कि वो अमाउंट करंट एसेट में इन्वेस्ट जो मिनिमम लेवल होता है कि आपको थ्रू आउट द ईयर ये तो अमाउंट वर्किंग कैपिटल में चाहिए ही होगा. आप बिजनेस में ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपकी उधारी जीरो हो जाए, तो वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल थ्रू आउट द ईयर आपका मिनिमम ये रहेगा ही रहेगा. एंड देन टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट अबव परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम वेरिएबल कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि सीजनल वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं कि सीजन के टाइम पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा उधार देनी है, आपको क्रेडिट पीरियड हो सकता है कम मिले, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको वर्किंग कैपिटल फंड्स चाहिए होंगे. नेक्स्ट है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्किंग कैपिटल जो होनी चाहिए वो एडिकेट होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि बहुत कम होनी चाहिए. ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी, हमारे पास ज़्यादा फंड्स होंगे वर्किंग कैपिटल के, अगर एडिकेट मेंटेन नहीं होगी, मतलब जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो एक्सेसिव है, तो हमारे जो फंड्स है वो आइडल रहेंगे, वो हमारी कॉस्ट को बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट जो क्योंकि वर्किंग कैपिटल फंड्स जो हम बोरो करेंगे उस पर कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो हमारा इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा. तो अगर वर्किंग कैपिटल हमारी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होगी, तो हमें फंड्स आइडल रहेंगे और कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी. और वहीं पे इनएडिक्वेट रहेगी तो चांसेस हैं कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भी नहीं फुलफिल कर पाएँ और इंसॉल्वेंसी हो जाए. तो हमें एक बैलेंस वर्किंग एडिकेट वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी है, जिससे कि हम बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए काम कर सकें
और जो आइडियल वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है वो नॉर्मली बिजनेस में 2:1 होता है, यानी कि आपका करंट एसेट्स जो हैं करंट लायबिलिटीज़ के 2 टाइम्स होने चाहिए, तो वो होता है आइडियल वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे जैसे डायग्राम के थ्रू बताया गया, एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल इनएडिक्वेट यानी आपका रिस्क होगा, इंसॉल्वेंसी आएगा, और एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल यानी लार्ज, यानी कि एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल फंड्स आइडल रहेंगे, कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, आरओआई आपका कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रहेगा। एंड देन अगर आपका एडिकेट वर्किंग कैपिटल है, सर्वाइवल और ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे। The standard favorable ratio of a current asset in relation to CL is 2:1. This means the company has a total liabilities of 1 rupee, and to pay that liabilities had available cash or say liquidity status of 2 rupees. यानी कि हर 1 रुपये लाइबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपये अवेलेबल हैं। वही हमारे लिए एक आइडल रेशियो का भी काम करता है, जिससे आपका कंपनी का सॉल्वेंसी बना रहता है और मार्केट में आपकी गुडविल भी बनी रहती है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली कंसर्न विद मैनेजिंग योर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जिससे आपका बिजनेस एफिशिएंटली फ्लो करता है, एफिशिएंटली जो एक्टिविटीज़ बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो रन करते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ना हो जाए, हमारा फंड्स आइडल रहेंगे, और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल ना रहे, ताकि इससे हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भी पे नहीं कर पाएंगे। तो आपको बैलेंस करना है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, अपनी वर्किंग कैपिटल को। तो क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है एडिकेट वर्किंग कैपिटल के, एक बार देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सॉल्वेंसी। अगर आपका वर्किंग कैपिटल एडिकेट है, यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल एडिकेट है, जो बैलेंस है वही होना चाहिए, तो सॉल्वेंसी की पोजीशन रहेगी। यानी कि आप जो अगर वर्किंग कैपिटल आपकी एडिकेट है तो प्रोडक्शन आपका नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा। देन फर्दर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन से एफजी पे जाएंगे, फिनिश गुड्स से फिर हमारा फर्दर डेटर्स क्रिएट होगा और हमारे से कैश रिसीव होगा, तो टाइमली कैश रिसीव होगा, जिससे हमारा सॉल्वेंसी, बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन बना रहेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा। देन फर्दर अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा तो हमारे मार्केट में हम टाइमली पेमेंट्स कर पाएंगे अपने क्रेडिटर्स की, अपने शॉर्ट टर्म लोन्स की, तो हमारा मार्केट में गुडविल भी बना रहेगा, एक फेथ बना रहेगा सभी क्रेडिटर्स में। और हमारे पास अगर सॉल्वेंसी पोजीशन है तो ईजिली हम मार्केट में लोन, जो हमारे बैंकर्स होंगे उनसे ईजिली लोन उठा सकते हैं और अपनी वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फंड्स को यूटिलाइज करके अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। देन कैश डिस्काउंट। अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश अवेलेबल है तो हम अर्ली पेमेंट्स करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जब भी हम सप्लायर्स का जो क्रेडिट पीरियड लेट से 45 डेज है, और हम उससे पहले पे करते हैं तो सप्लायर काफ़ी बार हमें कैश डिस्काउंट देता है। तो अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, कैश अवेलेबल है, तो अर्ली पेमेंट करके हम कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जिससे हमारा अल्टीमेटली डिस्काउंट अगर अवेल करेंगे तो हमारा P&L पे वो प्रॉफिट बढ़ाएगा, तो इससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। देन रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास हमेशा एडिकेट वर्किंग कैपिटल है, कभी भी वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होती, फंड्स की, वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म फंड्स की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, तो हमारा कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा, हमारा रॉ मटेरियल हमेशा टाइम से आएगा और प्रोडक्शन में मूव करेगा। देन आप अपने एम्प्लॉयज़ की रेगुलर पेमेंट कर पाओगे, जो सैलरी है, वेजेस है, जो भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसके लिए जो भी पेमेंट्स होती हैं उसको आप टाइमली कर पाओगे। देन नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन। यानी कि अगर आपके पास एडिकेट वर्किंग कैपिटल है तो मार्केट में कोई आपके पास जैसे फंड्स हैं तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि आप बल्क में आप ऑर्डर करिए तो आपको अच्छे से डिस्काउंट मिलेगा। तो फंड्स होंगे तो आप मार्केट की जो भी फेवरेबल मार्केट कंडीशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि आपको हैवी डिस्काउंट्स मिले परचेजिंग पर, क्योंकि आपके पास एडिकेट वर्किंग कैपिटल है तो आप बल्क ऑर्डर परचेज करके आप जो मार्केट की फेवरेबल कंडीशन है उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। देन एबिलिटी फेस क्राइसिस। अगर एडिकेट वर्किंग कैपिटल है आपके पास तो आपके पास अगर कोई आपके सामने कोई कंटिजेंसी आती है तो आप उसको मीट कर सकते, कोई भी अनसर्टेनिटी बिजनेस में आ सकती है तो आप उसको मीट आउट कर सकते हो। देन क्विक एंड रेगुलर ROI। वर्किंग कैपिटल आपका प्रॉपरली मैनेज्ड होगा तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ेगा, मतलब
प्रॉपरली अगर हम फंड्स को जो हमारे आइडल फंड्स हैं उनको इन्वेस्टेड रखेंगे, और किस किस टाइम पे हमें अकाउंट्स जो हमारे अकाउंट्स पेबल हैं उनको पेमेंट करनी है, कब हमें डेटा से रिसीव करना है, इसको प्रॉपरली अगर मैनेज करेंगे तो हमारे फंड्स हमेशा एक्सेसिव रहेंगे। उसको फंड्स को हम आइडल जो फंड्स होंगे उसको हम प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। यही होता है हमारे एडवांटेजेस एडिकेट वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के। और अगर हमारा वर्किंग कैपिटल एक्सेसिव है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल जो फंड्स हैं ज़्यादा हैं, करेंट एसेट्स में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है, हमें इन्वेंट्री जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ही ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, है ना। तो जो फंड्स हैं अगर मान लीजिए ज़्यादा अवेलेबल है, आपको उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आइडल फंड्स में कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं आपको। इनफैक्ट जो फंड्स है आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से अरेंज किए होंगे तो वो आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा उस वर्किंग कैपिटल पे, तो आपको उससे नुकसान होगा। और अगर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी, अननेसेसरी आप ज़्यादा परचेजिंग करोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल को एडिकेट रखना है। तो एक बार देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडंडेंट और एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। यानी कि आइडल फंड्स आइडल रहेंगे, कोई प्रॉफिट उस पर नहीं होगा, देन लीड्स टू अननेसेसरी परचेज। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज एक्सेसिव डेटर्स और डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपके डेटर्स ज़्यादा होंगे, उससे चांसेस है कि आपके बैड डेट्स भी बढ़ जाएं। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा का मतलब जो डेटर्स है आप उनको ज़्यादा टाइम पीरियड दे रहे हो अपना फंड्स देने का, तो हो सकता है आपके बैड डेट्स भी बढ़ जाएं। डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी है आपकी। इट लीड्स टू ओवरऑल इनएफिशिएंसी ऑफ द फर्म। अगर वर्किंग कैपिटल एडिकेट नहीं है, इट मे लीड टू द ओवरऑल इनएफिशिएंसी ऑफ द फर्म। इट मे क्रिएट योर बैड रिलेशंस विद बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू लो रिटर्न, शेयर प्राइस में फॉल। लॉन्ग टर्म में अगर आपका क्योंकि वर्किंग कैपिटल आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो आपका जो ROI है वो कम होगा, और उससे चांसेस है आपका शेयर प्राइस, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपका शेयर प्राइस में फॉल। इट पेव्स वे फॉर द स्पेकुलेटेड ट्रांजेक्शन की तरफ हम फिर मूव करने लगेंगे। तो इसीलिए एडिकेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिकेट। अगर वर्किंग कैपिटल हमारे पास इनएडिकेट है, यहाँ पर पहले हमने समझा कि अगर हमारे पास एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है तो क्या हमारे डिसएडवांटेजेस है, और हमारे पास वर्किंग कैपिटल कम है तो फिर क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारा सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो हमारे हैं वो हम मीट आउट नहीं कर पाएंगे। हमारा चांसेस है कि इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ जाए, बिजनेस का रिस्क बढ़ जाए, और जो हमारी मार्केट में गुडविल है वो लूज हो जाएगी। तो हमें अगर हमारा इनएडिकेट वर्किंग कैपिटल है तो क्या क्या हमारे पास नुकसान है, एक बार देखते हैं। कैनॉट पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम, देन लूज ऑफ गुडविल, डिफिकल्ट फॉर द फर्म टू एक्सप्लॉइट फेवरेबल। जो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में अगर आपके पास फंड्स है, कोई फेवरेबल कंडीशन है मार्केट कंडीशन, तो उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, अवेल नहीं कर पाओगे। देन इट कैन नॉट अवेल डिस्काउंट्स एंड अदर बेनिफिट्स। यानी कि आपके पास अगर सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगी तो आप कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो आप डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बढ़ेगी, फर्दर आपको प्रॉफिट उसमें, क्योंकि अब वर्किंग कैपिटल में ब्लॉकेज ज़्यादा होगी, तो वर्किंग कैपिटल में अगर ब्लॉकेज ज़्यादा होगी तो आपका जो इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड होगा, और अल्टीमेटली आप सेल करोगे तो उस प्राइस जो डिसाइड होगी तो मार्केट से डिसाइड होगी, तो अल्टीमेटली जो मार्जिन होगा वो आपका कम हो जाएगा। इट विल अल्टीमेटली डिक्लाइन योर ROI, रेट ऑफ ROI फॉल विद द शॉर्टेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। डिफिकल्ट टू पे डे टू डे, मतलब आप बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस है ना वो भी नहीं पे कर पाएंगे अगर आपके पास इनएडिकेट वर्किंग कैपिटल आप अगर मेंटेन कर रहे हो। अब समझते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कैसे डिसाइड होगा कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वॉल्यूम क्या है। बड़ा बिजनेस है तो आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, साइज़ ऑफ बिजनेस बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितना दिन लेता है, अगर लंबा प्रोडक्शन प्रोसेस है तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, कि मतलब आपकी लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल क्या है। देन अगर कोई सीजनल बिजनेस है तो जो सीज़न चल रहा है उसमें आपका ज़्यादा इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें आपकी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी। फिर क्रेडिट पॉलिसी हमारी क्या है डेटर्स की, अगर हमारा ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्रेडिट पॉलिसी, बड़ी क्रेडिट पॉलिसी है, ज़्यादा टाइम देते हैं हम डेटर्स को, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका
कि वर्किंग कैपिटल की आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं आपके वर्किंग कैपिटल को, जिसमें नेचर और कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, किस तरह का आपका बिजनेस है, देन साइज ऑफ द बिजनेस, आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, प्रोडक्शन की लेंथ क्या है, सीजनल वेरिएशन, अगर कोई सीजनल टाइम आपका में कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें आपका डिमांड ज़्यादा होती है आपके प्रोडक्ट की, देन वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी छोटी है बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा वर्किंग कैपिटल में। देन रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर यानी कि आपका जो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स में, यानी फिनिश गुड्स सेल में कब कन्वर्ट होता है, कितने टाइम में, ये भी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल साइकिल से रिलेटेड है। देन आपकी क्रेडिट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। देन बिजनेस साइकिल, एंड देन बिजनेस की ग्रोथ रेट क्या है, एंड प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि बिजनेस में आपके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो कितना फ्लक्चुएट करते हैं, ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स, कि कैसे हम अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, अलग अलग अप्रोचेस हमारी फाइनेंसिस को मेंटेन करने के लिए, कि वर्किंग कैपिटल को हम किस किस अप्रोच से हम अपने वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फंड कर सकते हैं, क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस या फाइनेंस मिक्स होगा, किस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। तो इसमें 3 अप्रोचेस होती हैं, एक हेजिंग अप्रोच, देन नेक्स्ट है कंजर्वेटिव अप्रोच, थर्ड इज द अग्रेसिव अप्रोच। यानी कि 3 अप्रोचेस होती हैं कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को किस सोर्सेज से फाइनेंस करें, अगर क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रहे या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रहे। तो एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले हेजिंग अप्रोच कहता है कि जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें, और जो आपकी टेम्परेरी और या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें। ये आपका होता है हेजिंग अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच कहता है कि आपका जो टोटल अमाउंट एस्टिमेशन इन वर्किंग करेंट एसेट्स होता है उसको आप शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करें। और लास्ट में एग्रेसिव अप्रोच बोलता है कि जो एस्टिमेशन इन करेंट एसेट्स है वो आप शॉर्ट टर्म एसेट्स से फाइनेंस करें, और कुछ पार्ट फिक्स एसेट्स जो है हमारा वो भी हम शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करें। ये हमारा एग्रेसिव अप्रोच कहता है। तो एक बार एक एक करके हम लोग समझते हैं सारी अप्रोचेस। सबसे पहले हेजिंग अप्रोच refers to a process of matching maturities of debt with the maturities of financial need. In this approach, maturity of source of fund should match with the nature of asset. This approach is also known as matching approach. The hedging approach suggests that the permanent working capital requirement should be financed with fund from long-term sources. ये हमारा हेजिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है जो हमने डिस्कस की थी, जो थ्रू आउट द ईयर वर्किंग कैपिटल, जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है थ्रू आउट द ईयर, उसको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें। while the temporary or variable working capital requirement should be financed with the short term funds. यानी कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करें। जो आपकी वेरिएबल कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, उसको आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें। ये हमारा एक हेजिंग अप्रोच होता है। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका फिक्स एसेट्स का है, ये आपका परमानेंट करंट एसेट्स, और ये आपका वेरिएबल करंट एसेट्स। तो जो फिक्स एसेट्स है वो तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि इक्विटी से फाइनेंस रहेगा, और जो परमानेंट कैपिटल है, परमानेंट करंट एसेट्स है, उसको भी आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करें। वेयरएस आपका जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स है, जो आपका ये वाला पार्ट है, जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है, उसको आप शॉर्ट टर्म डेप्ट से फाइनेंस करें। ये हमारा हेजिंग अप्रोच होता है। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच में कहता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स में, जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स में, इट शुड बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स, एंड शॉर्ट टर्म शुड ओनली बी यूज फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। यानी कि कोई कंटिजेंसी होगी तो ही हम शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करेंगे। ये कंजर्वेटिव अप्रोच कहता है फॉर फाइनेंस मिक्सिंग। एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच एसेट फाइनेंसिंग, जिसमें आपका ये फिक्स एसेट है, परमानेंट करंट एसेट्स है,
एंड वेरिएबल करंट एसेट। तो ये तीनों आप लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी से फाइनेंस करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म डेट है वो आप किसी कंटिजेंसी के लिए रखेंगे। ये हमारा कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या अप्रोच कहता है टुवर्ड्स एसेट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है हमारा एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव यानी कि आप एग्रेसिवली फाइनेंस मिक्स यूज करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो आपके इंटायर एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एसेट्स होती है वो आप शॉर्ट टर्म फंड से मीट आउट करते हो, यानी शॉर्ट टर्म फंड से आप वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हो। कुछ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो आपकी होती है यानी फिक्स कैपिटल होती है जो, उसको आप फाइनेंस करते हो, उसको भी आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हो, यानी एग्रेसिवली आप इसको फाइनेंस करते हो। तो ये अप्रोच थोड़ा सा आपका रिस्की रहता है और लेस कॉस्टली होता है और प्रॉफिटेबल ज़्यादा होता है, रिस्की ज़्यादा होता है, क्योंकि आप फिक्स एसेट्स को भी, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उसको भी आप शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस कर रहे हो। जैसे कि एक डायग्राम में देख सकते हैं, फिक्स एसेट्स आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज से फाइनेंस होगा, परमानेंट आपका कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म से होगा और कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म से होगा, और जो आपका फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल कैपिटल वर्किंग कैपिटल है वो आपका शॉर्ट टर्म डेट से ही फाइनेंस होगा। ये होता है हमारा एग्रेसिव अप्रोच। इस तरीके से हम लोग ने 3 अप्रोचेस समझी फॉर एसेट फाइनेंसिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने देखा हेजिंग अप्रोच, जिसमें आपकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होगी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस होगी। देन कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसमें आपका परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होगी, सारी जो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होगी, और शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं वो किसी इमरजेंसी के लिए रखे जाएंगे। और जो एग्रेसिव अप्रोच है वो जो आपका परमानेंट वर्क जो फिक्स एसेट्स है उसको भी कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म फंड से अपन फाइनेंस कर सकते हैं। जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है वो तो पूरी शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंस होगी। तो ये 3 अप्रोचेस थी एसेट फाइनेंसिंग की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करें, क्या स्टेप्स मैनेजमेंट ले अपनी वर्किंग कैपिटल को या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को कैसे मैनेज करें, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, जिसमें आपका एक पोर्शन आता है कैश मैनेजमेंट का, डेटर्स मैनेजमेंट का एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। देन करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स मैनेजमेंट एंड अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ मैनेजमेंट। एक एक करके देखते हैं। कैश मैनेजमेंट में आपको कैश की प्लानिंग करनी है, सफिशिएंट कैश हो आपके पास, एक मिनिमम सफिशिएंट कैश हर टाइम, सफिशिएंट एंड एडिकेट कैश। देन मैनेजिंग कैश फ्लोज, ऑप्टिमम कैश लेवल एंड इन्वेस्टिंग सरप्लस, यानी कोई आइडल फंड्स हैं तो आपको उनको इन्वेस्टेड रखना है, आइडल नहीं रखना है जो सरप्लस कैश है। देन डेटर्स मैनेजमेंट, कलेक्टिंग डेटर्स ऑन टाइम, डेटर्स के लिए आप क्रेडिट पीरियड सेट रखो, कितने दिन का होगा, 10 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का। देन डेटर्स को आप डिस्काउंट इंसेंटिव्स दीजिए अर्ली पेमेंट्स के, कि वो डिस्काउंट मतलब पेमेंट जल्दी करें आपकी। देन इन्फोर्सिंग क्लियर क्रेडिट पॉलिसी, डेटर्स को अपनी पॉलिसी जो क्रेडिट पॉलिसी वो कम्युनिकेट करें और डेटर्स में वो इन्फोर्स कराएं। देन कंसीडर डेट फाइनेंस, यानी कि मान लीजिए आपको कहीं लगता है कि डेटर आपका पेमेंट यानी बैड डेट्स हो सकता है, तो आप डेटर्स को फाइनेंस करा लीजिए। कि आप जो डेटर फाइनेंसिंग मेनली कॉन्सेप्ट है जिसमें आप डेटर्स का अमाउंट किसी फाइनेंसिंग एजेंसी से आप कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद वो फाइनेंसिंग एजेंसी अपना डेटा कलेक्ट करेगी आपके जो इनवॉइस रेज्ड हुए होंगे, आपको फिर उससे नहीं मतलब होता है, कुछ डिस्काउंट पे आपको डेटर्स इसमें कलेक्ट होते हैं। यानी कि 1 लाख का अगर आपका डेटा है तो हो सकता है डेटा फाइनेंसिंग में आपको 98,000 का हो, तो आप एक रिस्क से बच गए कि आपको 98,000 तो मिल गया, 2,000 आपकी मतलब जो कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन होगी, तो इससे हम कहते हैं डेटा फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि आप इन्वेंट्री को एक तो मिनिमम स्टॉक लेवल आप मेंटेन रखो और एक्सेसिव इन्वेंट्री मत रखो, उससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। एडिकेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करें जिस हिसाब से आपकी डिमांड है और जिस हिसाब के आपको प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल यूज़ करना है उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करें। और रीऑर्डर लेवल जब आपका आए तो आप ऑर्डर का प्रिक्योरमेंट मतलब इन्वेंट्री का प्रिक्योरमेंट करें, तो आपका इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करें।
देन क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करें, थेफ्ट से बच जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। कंट्रोल ऑफ द साइकिल ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल्स। देन स्टॉक लेवल, मिनिमम मैक्स रीऑर्डर लेवल, यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करें ताकि आपका इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेज हो पाए। देन आता है करंट लायबिलिटीज़ का मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले फाइंड रिलायबल एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस सप्लायर्स, एक कोटेशन पॉलिसी रखें, 3 सप्लायर से आप कोटेशन लें, जो मिनिमम हो, जो बेस्ट हो, आप उनसे अपना सामान लें। देन नेगोशिएटिंग क्लियर टर्म रिटन डॉक्यूमेंट्स, इम्प्रूव सिस्टम फॉर पेइंग सप्लायर, टाइमली सप्लायर को पेमेंट्स करें, उनका अगर कोई डिस्काउंट अपन इन्जॉय कर सकते हैं तो आप टाइमली पेमेंट करें। देन साउंड कम्युनिकेशन विद सप्लायर, आस्क फॉर रीजनेबल क्रेडिट पीरियड, टाइम उनसे आप क्रेडिट पीरियड नेगोशिएट करें, अगर 45 दिन दे रहा है तो 60 दिन का मांगे, इससे आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इफेक्टिवली मैनेज होगा। तो ये सारा आज हमारा डिस्कशन था वर्किंग कैपिटल पे, कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेज करें, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एडिकेट वर्किंग कैपिटल, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या हमारी वर्किंग कैपिटल इनएडिकेट है या एक्सेसिव है। होप जो आपके साथ मैंने आज सब डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ। जो भी अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन में आपको कुछ भी डाउट है, तो आप हमसे डायरेक्ट जूम मीटिंग में कनेक्ट करके मुझसे अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से जुड़े कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में। चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है वेटिवर ग्रास ऑयल मेकिंग बिजनेस। आपको बता दें कि वेटिवर एसेंशियल ऑयल हमें वेटिवेरिया ज़ाइज़ेनी ओडियस नैश बोटैनिकल की जड़ों से प्राप्त होता है। अपनी डीप और कामिंग खुशबू के कारण वेटिवर एसेंशियल ऑयल को ऑयल ऑफ ट्रैंक्विलिटी और द फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल अरोमा थेरेपी और कॉस्मेटिक्स में होता है। साथ ही ये बालों को हेल्दी बनाने और शरीर की थकान मिटाने के काम आता है। वेटिवर ऑयल अपनी खुशबू की वजह से काफी डिमांड में रहता है। इसके अनगिनत फायदों की वजह से लोग इसे रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, 2 से 4 मैन पावर, 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 7 से 8 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस बिजनेस से आप 20% से 25% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे वुड कार्विंग बिजनेस के बारे में। लकड़ी पर चाकू से बनावट करना मानव जाति की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। मिडिल पैलियोलिथिक और क्लेटोन में बनी हुई रचनाओं को देखकर साफ पता चलता है कि कैसे पुराने वक्त से ही इंसान लकड़ियों में रचनाएं बनाकर उनका इस्तेमाल करते आए हैं। असल में वुड कार्विंग में कटिंग टूल की मदद से लकड़ी में कारीगरी की जाती है। इस प्रोसेस के जरिए लकड़ी की मूर्तियां भी तैयार की जाती हैं। लकड़ी से मूर्तियां बनाने का कारोबार हमेशा से ही काफी प्रसिद्ध रहा है। हैंडीक्राफ्ट के प्रचलन के बारे में तो आप जानते ही हैं। ऐसे में आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को 2500 से 2800 स्क्वायर फीट एरिया में 8 से 10 मैन पावर, 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 30 से 35 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस बिजनेस से आप 20% से 25% तक का मुनाफा भी आसानी से कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे वुडन फर्नीचर मेकिंग बिजनेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत लकड़ी के आश्चर्यजनक कलात्मक कार्यों का देश है। ऐसे में मार्केट में लकड़ी के डिजाइनर फर्नीचर की मांग भी कभी खत्म नहीं होती। इसकी मजबूती और विशेषताओं के कारण ग्राहक किसी और मटेरियल की तुलना में इसका उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। लकड़ी से बहुत से सामान तैयार किए जाते हैं, जैसे सोफा सेट्स, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, चेयर, टेबल बेड आदि। लकड़ी से बने रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामानों को कारपेंटरी के क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। फर्नीचर को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे डोमेस्टिक फर्नीचर, कॉर्पोरेट फर्नीचर, होटल फर्नीचर और बाकी भाग अलग होते हैं।
भारत में तैयार की जाने वाली कलाओं के कारण भारत का फर्नीचर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे में अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 12 मैन पावर, 10 से 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 18 से 20 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 20% से 25% तक का मुनाफा भी आसानी से कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया सेगमेंट। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेगमेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।